नमस्कार साथियों, मैं आप लोगों के बीच में एक बार फिर उपस्थित हूँ और इस बार टॉपिक है हमारा निबंध। क्योंकि इस समय क्या है, आपने देखा होगा आयोग ने यूपी पीसीएस की जो डेट है, एग्जाम डेट, वो डिक्लेयर कर दी है, स्कीम जो है। और आपको पता है कि 23 मार्च से हमारा एग्जाम है, जो 2021 का मेंस देने जा रहे हैं उनको बहुत बहुत बेस्ट ऑफ लक। और ये मैं टॉपिक लेकर आया हूँ ऐसे, इसमें आप कैसे अपने मार्क्स थोड़ा सा गेन कर सकते हैं और समझ सकते हैं कि किस प्रकार से निबंध को समझा जाए, क्या टॉपिक्स हों और क्या टॉपिक्स हमारे करंट में चल रहे हैं। तो इस संबंध में मैं पूरी थोड़ा सा बातचीत करूंगा, 2-3 वीडियो में इस पे क्लियर हो जाएगा हमारा। और जो 2021 का मेंस देने जा रहे हैं उन्होंने ऑलरेडी कुछ टॉपिक्स अपने क्लियर करके रखे होंगे। इन वीडियोस के माध्यम से वो थोड़ा सा अपने में करेक्शन कर सकते हैं कि कहाँ पर थोड़ी सी चीज़ें और इम्प्रूव की जा सकती हैं, ताकि उनके मार्क्स 4-5 नंबर 10 नंबर थोड़ा सा आपके प्लस हो जाए, ताकि आपका जो सिलेक्शन हो वो श्योर हो जाए। ठीक है, तो मेरा ये प्रयास है कि मैं आपको बताऊं कि निबंध कैसे लिखा जाता है। तो पहले तो मैं आपको ये पता होना चाहिए कि मैंने कैसे निबंध लिखा था, मेरे क्या मार्क्स थे। तो ये देखिए मेरी मार्कशीट है। ठीक है, तो ये देखिए ऐसे का पोर्शन है। मैं 150 में 99 मार्क्स आए थे, खराब मार्क्स नहीं होते। और मैं भी आपसे यही आशा करता हूँ कि आपको एटलीस्ट जो है इसी मार्जिन में रहना चाहिए, 90 से 100 तक। अगर इतना आपका सिक्योर नंबर आ रहा है ऐसे में, तो आप मतलब सेफ जोन में है। 90 से अगर नीचे जा रहा है, तो अगर ऑन एन एवरेज सबका नीचे जा रहा है नंबर, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन फिर भी आपको 85 तक तो गेन करना ही चाहिए 150 में। ठीक है, और अगर यही ARO की बात करें, उसका भी मेंस लगा है आपका अप्रैल में, तो वो 120 का पेपर होता है। तो आपको उसमें भी कम से कम एटलीस्ट 70 मार्क्स तक आपको गेन करना चाहिए। 70 to 80 आपको उसमें भी रहना चाहिए। ये बहुत सेफ स्कोर है। आप 70 to 80 रहेंगे तो ये माना जाएगा कि आप जो है ना सेफ जोन में चल रहे हैं। तो हम लोग थोड़ा टॉपिक्स पर डिस्कस करेंगे कि कैसे निबंध लिखा जाता है और क्या चीजें वो होती हैं। इन सब पे थोड़ा सा जानकारी एकत्र करने की कोशिश करेंगे और समझेंगे हम बेस क्या क्या कमियां कर देते हैं और अनावश्यक जो हमारे मार्क्स कट जाते हैं वो किस प्रकार से कटते हैं। ये देखिए ARO का सिलेबस है। ठीक है, इसमें नजर डालें। 600 शब्दों में लिखना होता है, 40 नंबर का पेपर होता है। और 600 शब्द 40 अंक, और 600 शब्द 40 अंक, मतलब कुल मिलाकर 3 निबंध आपको लिखने हैं। आपके पास 3 आवर्स हैं, 3 घंटे हैं आपके पास, और आपको 120 नंबर है। ठीक है, और 120 में आप अगर 70 to 80 ला रहे हैं, ये सेफ जोन है। 80 प्लस आपका जितना अच्छा चला जाए, मेरा प्रयास रहेगा कि आप इस जोन में रहें, 80 प्लस वाले जोन में। ठीक है, और मैं बताऊंगा कि मैंने कैसे अपने आप की ऐसे के लिए जो रणनीति वो मैंने किस प्रकार से बनाई थी। और धीरे धीरे हम इसी प्रकार से समय के साथ जीएस पेपर में मैंने किस प्रकार से काम किया था, कैसे मैंने नंबर पाए थे, उस पर भी एक ओवरऑल डिस्कशन करेंगे अपन लोग। ARO और ये यूपी पीसीएस का सिलेबस है। ये भी 3 हिस्सों में है। ठीक है ना, ये सेम है। ठीक है ना, आप नोट कर लीजिए। साहित्य और संस्कृति, सामाजिक क्षेत्र, राजनीतिक क्षेत्र, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम, प्राकृतिक आपदाएं, राष्ट्रीय विकास योजना, और विज्ञान, पर्यावरण, आर्थिक क्षेत्र और कृषि और व्यापार। ये 3-3 टॉपिक हैं, ये क्लियर हैं। ये आपके इसमें भी यही आपके टॉपिक्स हैं, सेम टू सेम। तो कुल मिलाकर यूपी पीसीएस का जो मेंस है उसका ऐसे टॉपिक, और ARO का ऐसे टॉपिक्स, दोनों आपके टॉपिक्स जो है वो सेम है। तो हमारे लिए थोड़ा सा आसान हो जाएगा। जो रणनीति ऐसे के लिए होती है वो दोनों में हमारे काम करेगी। तो एक मैंने एग्जाम्पल के रूप में ये पुराना पेपर उठाया है। ये आई थिंक 17 का है। इसमें पूछा गया, जैसे मैंने आपको बताया था, संस्कृति, राजनीति और सामाजिक क्षेत्र में पूछा जा सकता है। तो भारत में नागरिकता की अवधारणा जैसे पूछा गया, द्वंद्व और अंतर विरोध, भ्रष्टाचार विरोधी मुहिम और राजनीतिक संकट, और हमारी भारतीय संस्कृति। ये टॉपिक्स हैं, इसी प्रकार से सेकंड में है और थर्ड में है। तो बस मैं आपके साथ एक चीज का ये डिस्कशन करना चाह रहा था कि हमारी जो निबंध की जो शुरुआत होती है, थोड़ा सा मैं एक ब्लैंक पेज ले लेता हूँ पहले। हाँ, तो हम लोग यहाँ पर बात कर सकते हैं।
तो मैं आपको एक चीज बताना चाह रहा था कि हम लोग निबंध की शुरुआत जो सामान्यतः लोग बात करते हैं कि निबंध को देखना चाहिए कि टॉपिक हमारा क्या है, टॉपिक के आधार पर हमको डिस्कशन करना चाहिए और देखना चाहिए कि हम उस किन बिंदुओं को उस पर लें। ठीक है, तो जनरली आप सब लोग आपको बताते होंगे पहले इंट्रो डाल सकते हैं। इंट्रो कई प्रकार के हो सकते हैं, आप कविता से डाल सकते हैं इंट्रो, कविता 2 लाइन की हो सकती है। आप कोई बड़ी किसी महापुरुष ने कोई वाक्य कहे हों उसके अनुसार शुरुआत कर सकते हैं, या किसी कहानी के माध्यम से भी आप शुरुआत कर सकते हैं, या आपका जो टॉपिक है टॉपिक का संदर्भ लेकर भी आप शुरुआत कर सकते हैं। ये लगभग जनरली सब बताते हैं। इसके बाद मेन बॉडी आ जाती है और उसके बाद आपका लास्ट सेक्शन आ जाता है जिसमें आपको एक बेहतर बताना होता है कि आपकी क्या सोच है इस विषय पर, और कुल मिलाकर आपको एक बेहतर एंड देना होता है आंसर को, ताकि कंप्लीट जैसा वो प्रतीत हो। ठीक है, तो कुल मिलाकर हमको इंट्रो पे भी अच्छा काम करना है, बॉडी हमारा थोड़ा सा बड़ा होता है, बॉडी पे काम करना है, और लास्ट वाला जो सेक्शन है ये भी है। एक चीज होती है कि आप इंट्रो हो सकता है आप इंट्रो ना दें, है ना, लेकिन अगर इंट्रो नहीं देते हैं ना तो फिर आपकी जो शुरुआत होती है ना वो थोड़ा सा लगता है कि कहीं से भी शुरुआत कर दिया गया है, बिखरा बिखरा सा रहता है ना। जैसे आप कोई न्यूज रिपोर्टर को सुनिए, ठीक है ना, पहले वो कहानी बताएगा कि इस गांव की ये कहानी है, ले चलते हैं हम वहां पर, तो कुछ इस प्रकार की चीजें आपको मतलब बांधने वाली बतानी पड़ेंगी कि आपका जो टॉपिक है या आपने जो लिखा है उसको आखिर एग्जामिनर क्यों पढ़े, ये तो आपको बताना पड़ेगा ना, क्योंकि उसके पास तो बहुत सारी कॉपियां हैं, सेम टॉपिक्स हैं, कई लोगों ने वही निबंध लिखा होगा। आप जो निबंध लिखेंगे कमोबेश आपको पता चलेगा कि 60 से 70% वही लोग निबंध लिख रहे हैं। बहुत अंतर कम होता है, 30% लोग ये होते हैं जो डिफरेंट टाइप के निबंध लिखते हैं या वो अलग निबंध चूज करते हैं, लेकिन ये 30% की संख्या बहुत होती है। अगर 2000 4000 कॉपियां चेक होनी है तो आपका एग्जामिनर क्यों निबंध पढ़े, आप इस क्यों का जवाब आपको उसको देना होगा। पहली बात तो कि आपको वो निबंध क्यों पढ़े, ऐसा क्या खास आपने लिख दिया है कि आपके निबंध में उसको इंटरेस्ट आना चाहिए। निबंध में कुछ खास बातें होती हैं, जैसे आपकी राइटिंग कैसी है, आपको राइटिंग थोड़ा सा इस पर इम्प्रूव करनी पड़ेगी, आपको हैंड राइटिंग, अगर आपकी बहुत अच्छी हैंड राइटिंग नहीं है लेकिन कम से कम पढ़ने योग्य होनी चाहिए। ठीक है ना, अगर ये नहीं है तो निश्चित तौर पर आपका निबंध नहीं पढ़ा जाएगा, आप कितना भी अच्छा लिख लें। ठीक, और आप अगर चाहें तो उसमें बेहतर तरीके से कुछ फ्लो चार्ट वगैरह भी बना सकते हैं, ये आपके ऊपर है। फ्लो चार्ट बनाना कंपलसरी नहीं है, कई लोग बनाते हैं, मेरे कई मित्रों ने बनाया था एग्जाम देते समय। मैंने खुद पर्सनली यूज नहीं किया था फ्लो चार्ट का। और कई लोग इसमें आप पैराग्राफ राइटिंग करते हैं, कुछ बुलेट पॉइंट्स में लिखते हैं, निबंध में भी ऐसा कर सकते हैं। इसका कोई विशेष फॉर्मेट नहीं है, बस कुल मिलाकर फॉर्मेट इतना ही है कि आपको जो बात पूछी गई है उसको आप कितना बेहतर तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं, समझा सकते हैं। ठीक है, तो मैं आपको कुछ पॉइंट्स देता हूँ, उसके बियॉन्ड भी आपके अपने पॉइंट्स हो सकते हैं, लेकिन ये मेन पॉइंट्स हैं जिनके आधार पर चीजों को लिखना चाहिए। हमारे पास जैसे कई क्षेत्र होते हैं, जैसे एक क्षेत्र होता है राजनीतिक, ठीक है, फिर एक क्षेत्र होता है पर्यावरणीय, फिर आप और टुकड़ों में बांटिए, कानूनी, और हिस्सों में बांट सकते हैं तो सामाजिक, सांस्कृतिक, और अंतर्राष्ट्रीय, आर्थिक, और साथ में अगर और टॉपिक्स लिए जाएं तो मानवीय दृष्टिकोण। ठीक है, और अगर और थोड़ा टुकड़ों में आप बांटना चाहें तो इसके बाद कई प्रकार के जो आपके देशों के साथ राज्यों के बीच में म्यूचुअल संबंध होते हैं उनकी बात है, राज्यों के बीच के संबंध, इस प्रकार के कई टॉपिक्स आप सब टॉपिक्स में बांट सकते हैं।
ठीक है ना। मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ ये सब चीजें तैयार करने के लिए, जैसे एक महिला का भी दृष्टिकोण आपको अलग ही रखना चाहिए। ये चीजें जो मैंने आपको बात कर दिखाया, ये मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि हमको पता होना चाहिए कि कितने एक शब्द के कितने आयाम हो सकते हैं। मतलब अगर हमसे पूछा गया ए, तो ए का अर्थ आर्थिक नीति से ए को हम किस तरीके से ले सकते हैं, पर्यावरणीय से कैसे ले सकते हैं, मानवीय दृष्टिकोण से कैसे ले सकते हैं, कानूनी क्या आधार हो सकते हैं, सामाजिक, सांस्कृतिक, अंतर्राष्ट्रीय, आर्थिक, महिला से संबंधित, राज्यों के बीच में क्या संबंध हो सकते हैं। उसके बाद और भी अगर आप चाहें तो अ, आप जोड़ सकते हैं, बाजारवाद से जोड़ सकते हैं, बहुत सारी चीजें हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आपने क्या क्या पढ़ा है, कितना आपका विस्तार है सब्जेक्ट्स में। ठीक है, तो इससे हमारा फायदा ये होता है, जैसे मैं आपको एग्जाम्पल समझाऊं, हो सकता है आप इस बात को नहीं पकड़ पा रहे हो, जैसे मैं आपको समझाऊं। ये देखिए, हमारी भारतीय सांस्कृतिक विरासत, ये टॉपिक है। ठीक है, अब भारतीय सांस्कृतिक विरासत के बारे में तो लोग लिखेंगे ही, है ना, लेकिन इस पे कई पहलू हो सकते हैं ना आपके, आप उन पर ध्यान देना चाहिए आपको। जैसे कई लोग लिखेंगे भारतीय सांस्कृतिक विरासत बहुत सारी है, ये है वो है, जो रटा रटाया निबंध रहता है, या फिर किसी कोचिंग से मिल गया आपको निबंध का मटेरियल, या आपने किसी किताब से छाप लिया, तो आप अकेले नहीं उस किताब को खरीदने वाले, बहुत सारे हैं। आपको कुछ डिफरेंट लिखना होगा ना, क्योंकि एग्जामिनर एक ही चीज पढ़ पढ़ के बोर हो जाता है, ये तो आपको समझनी पड़ेगी बात। तो हम जैसे यहाँ पर देखें, भारतीय सांस्कृतिक विरासत, इसके कई पहलू हो सकते हैं। आप सांस्कृतिक विरासत को कई बांट लीजिए, कई हिस्सों में बांट लीजिए। सामाजिक तौर पर सांस्कृतिक विरासत हमारी क्या है, इसमें शादी संबंध आ जाते हैं। ठीक है, और आपके रहन सहन आ जाता है। इसी प्रकार से आप महिला के दृष्टिकोण से अलग समझ सकते हैं इस बात को। आप सांस्कृतिक विरासत को आप ले जाए तो आप यूनेस्को की साइट में भी जा सकते हैं, यूनेस्को की चर्चा कर सकते हैं इसमें। अगर आप चर्चा करना चाहें तो आप जैसे यूनेस्को की बात हो जाएगी, तो इसमें मंदिरों की चर्चा कर सकते हैं, शैलियों की बात कर सकते हैं। ठीक है ना। और सांस्कृतिक विरासत करना चाहें तो आप भारत में जो डाइवर्सिटी है उसकी बात कर सकते हैं। ठीक है, डाइवर्सिटी के साथ थोड़ा पर्यावरण भी जोड़ दीजिएगा, पर्यावरण में भी पर्याप्त डाइवर्सिटी। तो इस प्रकार से ये अगर आप सब टॉपिक्स बना लेंगे ना, तो वो इसमें 30-30 40-40 पैराग्राफ में, मतलब 30-30 40-40 या 50-50 शब्दों में, या 15 से 20 वाक्यों में अपनी बात कहेंगे ना, तो बहुत ही ज्यादा मतलब प्रभावकारी बात होगी। आप किसी अच्छी चीज से शुरुआत कीजिए, भारतीय सांस्कृतिक विरासत, है ना। और ये आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि हमें किन अ, जो कथन है, किन कथनों को हमको उठाना है, किन कथनों को लेना है। ठीक है, तो कोशिश किया करिए, या तो आप कोई अपने चुनिंदा कुछ वाक्य ले लीजिए। ठीक है, जैसे गांधी जी के वाक्य हैं, ठीक है ना, अंबेडकर जी के हैं, इनके आप ले सकते हैं। ये सब तो आप ले ही सकते हैं। इसके अतिरिक्त भारतीय सांस्कृतिक विरासत, मैं पर्सनली क्या यूज करता था, मैं जरा आपको बताता हूँ। मैं क्या करता था कि आपने देखा होगा आसपास आपके कई मंदिर होंगे, और जिसमें यूनेस्को ने उसको धरोहर लेके रखा होगा। जैसे आप आगरा जाएं, ताजमहल जाएं, तो वहाँ पे कई प्रकार की यूनेस्को ने बना के रखा हुआ है, अ, यूनेस्को ने बात की हुई है। और भारत की जो सांस्कृतिक मंत्रालय है, उन्होंने कई प्रकार के स्लोगन लगा के रखे हुए हैं कि सांस्कृतिक धरोहर को बचाना है। या फिर आप अनुच्छेद से शुरुआत कर सकते हैं। मैंने आपको 48 बताया था, 48 ये बताया था अनुच्छेद पॉलिटी में। ठीक है, आप यहाँ शुरुआत कर सकते हैं। आप मौलिक कर्तव्य से शुरुआत कर सकते हैं, मौलिक कर्तव्य में ऐसा लिखा है। ठीक है, इधर से शुरुआत कर सकते हैं। आपको डिफरेंट तरीके से अपने आप को प्रेजेंट करना आना चाहिए, आप फंसे नहीं उसमें। तो आप इसमें भी अच्छा लिख सकते हैं, भ्रष्टाचार विरोधी मुहिम में भी अच्छा लिख सकते हैं, भारत की नागरिकता की अवधारणा में भी अच्छा लिख सकते हैं। बस इस टॉपिक से आपको भटकना नहीं। आप जब एक संदर्भ लिख डालें, फिर देखें टॉपिक में क्या पूछा गया, भारतीय सांस्कृतिक विरासत, तो सांस्कृतिक विरासत में हम बहुत सारी चीजें बता सकते हैं। साहित्य की विरासत बता सकते हैं, मंदिरों की बता सकते हैं, रहन सहन, शादी, खान व्यवस्था, इसकी बता सकते हैं। फिर यूनेस्को हमारे लिए क्यों विरासत, सांस्कृतिक विरासत का जो पुंज हम लोग माने जाते हैं, वो कैसे हो सकता है, और भारत की जो सरकार है उस पर क्या प्रयास कर रही है। ठीक है, और हम अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में भारतीय सांस्कृतिक विरासत का क्या उपयोग कर रहे हैं। क्योंकि आप देखिए कि कहीं पर भी
अगर सरकार के हमारे राष्ट्रपति जी जाते हैं, प्रधानमंत्री जी जाते हैं, तो वो अगर कहीं जा रहे हैं तो अगर मान लीजिए चीन के यहाँ पर आते हैं तो उनको बाकायदा वो हिंसा का वो अ, मोमेंटो देते हैं। हाँ, अगर थाईलैंड जाते हैं तो किसी प्रकार का कोई मोमेंटो मिलता है। इस प्रकार से आप देखेंगे कि अगर वहाँ सऊदी अरब तरफ जाते हैं तो किसी मस्जिद या इस प्रकार किसी चीज का अनोखा सा मोमेंटो देते हैं। ये सब क्या है? ये सब दिखाता है सांस्कृतिक विरासत को, ठीक है ना? ऐसे भारत वहां जाता है, ऐसे ही जब वहां से भारत में अगर कोई आता है तो आपने देखा होगा कोरोना काल में जब भारत ने मेडिसिन भेजी थी तो एक खूब चित्र वायरल हुआ था जिसमें एक हनुमान जी का चित्र था और उसमें संजीवनी के रूप में दिखाया गया था कि भारत ने संजीवनी भेजी है कोरोना के रूप में, ठीक है ना? कोरोना की जो वैक्सीन है उसके रूप में। तो इस प्रकार की चीजें आपके आसपास चलती हैं, बस आपको उसको इनबिल्ड करना है, ठीक है ना? तो इनबिल्ड कैसे किया जाता है उस पर हम धीरे धीरे चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। और क्या समस्याएं होती हैं, पहले तो आपको चीजें पहले वाइड रूप से सोचना आना चाहिए कि कितने टॉपिक्स पर हम सोच सकते हैं, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, महिला और पर्यावरणीय और भी जितने आप टॉपिक सोच सकते हैं, राज व्यवस्था से संबंधित और क्या, शांति, अशांति, जो भी आपको समझ में आता है कि हाँ इस टॉपिक्स में अब मैं थोड़ा सा क्लियर हूँ, मुझे अच्छा लिखना आ सकता है, तो आप वहां से जोड़ सकते हैं। आपने बहुत कुछ पढ़ा है, बस उसको इम्प्लीमेंट करना है आपको। तो ये वाली बात आपके ऊपर लागू हो जाती है, ठीक है? जैसे यहाँ पर देखिए पश्चिम एशिया में आतंकवाद कैसे समाप्त हो, तो कैसे समाप्त हो इस पर आपको एक विचार देना है। तो पहले पहले आप बताइए पश्चिम एशिया में आतंकवाद कैसे है, ठीक है ना? पाकिस्तान की बात बताइए आप, ठीक है? अफगानिस्तान की बात बताइए और ये सब चीजें, और कैसे समाप्त हो, तो कैसे समाप्त हो तो आप यूएनओ की बात बताइए, ठीक है? मतलब जिसको यूएन बोलते हैं। और आप बताइए भारत क्या कर रहा है उसमें, आप भारत में रहते हैं, आपको भारत की सरकार की जो मुहिम है वो चलानी चाहिए। और उसके साथ साथ आप यूपी में भी आप यूपी का निबंध लिख रहे हैं, कोशिश करिए यूपी सरकार ने इस संदर्भ में क्या करने का प्रयास किया, तो इस चीज को भी डालिए। इससे क्या होता है ना कि प्रोफेसर जो होता है, जो कॉपी चेक कर रहा होता है, उसको तुरंत पकड़ में आ जाता है कि इस लड़के का बहुत एरिया में इसने कवर किया है अपने आप को और काफी अच्छी इसको नॉलेज है। क्योंकि लगभग लगभग जो बातें आप लिख रहे हैं वही बातें सब लिख रहे हैं, लेकिन आपको उनमें से कुछ अच्छा लिखना होगा, तभी तो आपका सिलेक्शन होगा। क्योंकि ये जो एग्जाम है ना, ये एक दूसरे को क्रॉस करने वाला एग्जाम है। आपको मैं बताता हूँ, जब आपको इस सीन से याद आ जाएगा, आपने थ्री इडियट देखी होगी मूवी, थ्री इडियट मूवी आपने अगर देखी हो तो उसमें जो पहला सीन आता है वो यही बोलता है, जब वो बहुत सारे एप्लीकेशन जो फॉर्म है वो फैला देता है, वो बोलता कहता है कि आपकी शुरुआत ही इधर से होती है कि आपने इतने सारे लोगों को रिजेक्ट कर दिया फिर आप आए हैं, है ना? तो ऐसे ही करना पड़ेगा आपको, क्योंकि यहाँ पर बैठने वाला लगभग सब कोई पढ़ रहा है, ऐसा नहीं है कि केवल आप अकेले पढ़ रहे हैं। लेकिन आपको प्रूव करना पड़ेगा कि आपने उनसे अच्छा पढ़ा है, आपने उनसे अच्छा प्रेजेंट किया है, क्योंकि कॉपी ही आपकी प्रेजेंट होगी वहां पर। तो आपको बेहतर लिखना है और इसमें कोई संदेह नहीं है कि आप अच्छा लिखेंगे। और हम लोग धीरे धीरे डिस्कशन करेंगे इस पर कि कैसे क्या प्रयास होते हैं, प्रयास हम कर सकते हैं और कैसे निबंध में अच्छे नंबर्स लाए जा सकते हैं, इन सब चीजों पर चर्चा करेंगे, ठीक है? तो आज मैंने एक ओवरव्यू आपको दिया निबंध कैसे लिखना है। अब निबंध की कुछ टॉपिक्स, जैसे अगर मुझसे कोई पूछे, जैसे लोगों ने कहा भी था मुझसे, जो मुझसे पर्सनली जिन्होंने मुझे मैसेज किया, उन्होंने कहा था कि सर कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक, तो जैसे अभी आप यूक्रेन का संकट देख रहे हैं, आप यूक्रेन का संकट आपको जोड़ना चाहिए, ठीक है? और साथ में चुनावी माहौल चल रहा है तो चुनाव पर आपको पता होना चाहिए, चुनाव क्या होता है, चुनाव की क्या समस्याएं हैं और उनसे कैसे हम समस्याओं को कम कर सकते हैं। तो इस पर आपको तैयार रहना चाहिए कि इस टाइप के आपके सवाल आ सकते हैं। अभी थोड़ी देर पहले, कुछ दिन पहले कृषि का मुद्दा चल रहा था, कृषक जो लोग हैं वो सरकार के खिलाफ एक मुहिम छेड़े हुए थे कि नहीं, आप एमएसपी की गारंटी लीजिए। तो एमएसपी क्या है, इस सब चीजों की क्या, एमएस कुछ क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से बनेगा, एमएसपी क्या है? आपको लगता है कि एमएसपी बिल्कुल निश्चित हो जाने पर समस्या का समाधान हो जाएगा? तो आपको पक्ष पक्ष दोनों लिखने हैं, आपको निष्पक्ष रहना है, ठीक है ना? ये बात आपको बिल्कुल आपके दिमाग में फिट हो जानी चाहिए कि आपको जो भी लिखना है वो बैलेंस होना चाहिए। ये नहीं कि आप पक्ष भी लिख दें और विपक्ष नहीं लिखें एक भी, ठीक है? अगर टॉपिक निगेटिव टाइप का है, जैसा एमएसपी नहीं होनी चाहिए इस टाइप का है,
तो पहले आप बताइए नहीं होनी चाहिए, इसके पक्ष में आप 40% या 30% बात लिखिए, ठीक है, लेकिन 70% इसके विपक्ष में लिख सकते हैं आप, ठीक है। तो इस प्रकार का बैलेंस होना चाहिए। लेकिन अगर वो कोई टॉपिक पूछता है, एमएससी बहुत अच्छी चीज है, और आप इस पर अगर अच्छे से कार्रवाई की जाएगी तो हम किसानों की समस्याएं दूर कर सकते हैं। तो इस पर आप इस टाइप का अगर टॉपिक हो गया तो आपको इसको पक्ष में लेकर लिखना है करीब 50 से 60%, और विपक्ष में इसमें 40%, ठीक है। आपको केवल बैलेंस करना है चीजों को, ठीक है ना। आप 40-60 का रेशियो रख सकते हैं, हमेशा आप सेफ जोन में रहेंगे, लेकिन कोशिश करिए निगेटिव वाला जो जोन है उसको कम से कम आप रखें, ठीक है ना। निगेटिव जोन आपको नहीं रखना है। अगर निगेटिव आपका टॉपिक है तो विपक्ष में 70% 60% लिख दीजिए, क्योंकि वो फिर वो पक्ष का शब्द हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो कुल मिलाकर हमको पॉजिटिव पर फोकस ज्यादा करना है, निगेटिव पर नहीं करना है। तो इस प्रकार से मैं आपको ये चीजें बता रहा था। अब धीरे धीरे हम निबंध पर भी डिस्कस करेंगे कि निबंध कैसे लिखना है, और जीएस वगैरह पोर्शन पे मैं थोड़ा सा ओवरव्यू दे दूंगा। हालांकि अब इतना समय नहीं है, आप लोगों ने जितनी अच्छी तैयारी की है, बहुत बेहतरीन तैयारी की होगी, मुझे पूरी आशा है कि आप लोग बेहतर करके आएंगे अपने पेपर में, ठीक है। अगर कोई आपको डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं, टेलीग्राम लिंक रहता है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उस पर भी आप अपनी बात कह सकते हैं। अगर संभव होगा तो निराकरण उसका किया जा सकता है, ठीक है। तो आज इतना ही रखेंगे। नमस्कार।